नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। सीएम पुष्कर धामी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर बने अटल फुटओवर ब्रिज का भ्रमण किया। सीएम धामी ने इसे आधुनिक तकनीकी का बेजोड़ नमूना बताया। उन्होंने कहा कि यह पुल अपनी सुंदर संरचना से भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसमें लोगों के आवागमन की बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। सीएम धामी ने पुल के प्रोजेक्ट हेड से अटल ब्रिज की जानकारी भी ली। उत्तराखंड में भी इसी तर्ज पर पुल बनाए जाने की संभावनाएं तलाशने के सचिव को निर्देश दिए। गुजरात के लोगों में सीएम धामी के प्रति क्रेज देखने को मिला। अटल ब्रिज पर भ्रमण के दौरान पर्यटकों में सीएम धामी के प्रति उत्साह देखने को मिला। कई पर्यटकों ने सीएम धामी के साथ सेल्फी ली और कई ने उनके साथ फोटो खिंचाई। तो कई लोगों ने सीएम के साथ फोटो खिंचाई, कई लोगों ने सेल्फी ली। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी को देखकर काफी उत्साहित हुए वहां पर लोग। वहीं इससे आज सीएम पुष्कर धामी ने अहमदाबाद में इन्वेस्टर्स समिट के लिए रोड शो किया। मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ बातचीत की और उन्हें इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अहमदाबाद में 50 से ज्यादा समूहों के साथ 20,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए हैं। सीएम धामी की मौजूदगी में ये करार हुए। वहीं सीएम ने निवेशकों के सामने सरकार की नीतियां रखी और उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। रोड शो में अधिकारियों की टीम के साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। और लैंड बैंक अभी बड़ा बनाया है। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि वैसे तो आप में से तो अधिकांश लोग उत्तराखंड आते हैं, जानते हैं उत्तराखंड के बारे में, लेकिन जहां नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 6000 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक हमने बनाया है अभी वहां पर। और ये पर्वतीय क्षेत्रों में अलग है। जो हमारे हिल्स में आएंगे, जो हिमालय की तरफ जाएंगे, उनके लिए हम और प्रोत्साहन की नीतियों को भी ला रहे हैं और अमल में ला रहे हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है उद्योग लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। देहरादून में पौधा की 300 बीघा विवादित जमीन के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जमीन मालिक के वकील आगे आए हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो दूसरी ओर आरटीआई एक्टिविस्ट अभी भी अपने आरोपों पर खड़े हुए हैं। अगर 30 पेड़ काटे हैं और उसकी परमिशन है, यहाँ एक पेड़ की परमिशन भी मिलती है और वो सागौन के पेड़ कटे हैं, ये गूगल लोकेशन है वहाँ की। अब आप ये बताइए कि ये उस समय ये 30 पेड़ थे। जो वर्तमान स्थिति आई है वो ये आई है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने सरकारी डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए देहरादून के पौधा में निर्माणाधीन दिशा 1 और दिशा 2 नाम के 2 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए थे। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जमीन के मालिक इंद्र सिंह बिष्ट ने वकील के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों का जवाब दिया। वकील अमित वालिया का कहना है कि जमीन 300 बीघा नहीं बल्कि 144 बीघा है। इसमें न तो किसी अनुसूचित जाति की जमीन और न ही सरकार के कब्जे वाली गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन रेरा और एमडीडी से अप्रूव है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए 1,500 नहीं, परमिशन लेकर सिर्फ 30 पेड़ काटे गए। हमारी नजर में मामला कोई है ही नहीं। हम तो साफ सुथरा काम करने वाले लोग हैं। ये 300 बीघा जमीन भी नहीं है, जमीन 147 बीघा है। और जिस तरह से कहा जा रहा है लगातार कि शेड्यूल कास्ट की जमीन है, कोई शेड्यूल कास्ट की जमीन अनलॉफुल तरीके से एक्वायर नहीं की गई, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। वो जुडिशियल एग्जामिनेशन में अगर कोई चाहता है तो करा ले, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। दूसरी ओर आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी अभी भी अपने आरोपों पर डटे हुए हैं। नेगी ने बुधवार को पौधा की हाउसिंग कॉलोनी साइट की 2 सैटेलाइट इमेज भी जारी की। पहली इमेज इस साल 2021 की है, जब दिशा 1 हाउसिंग कॉलोनी का काम शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि इसमें घना जंगल साफ नजर आ रहा है। दूसरी इमेज अक्टूबर 2023 की है, जब दिशा 2 कॉलोनी का काम शुरू हो चुका था, जिसमें पूरा एरिया मैदान नजर आ रहा है, यानी कि पेड़ नहीं है। विकेश नेगी का कहना है कि अवैध रूप से पेड़ काटने से लेकर जमीन हड़पने तक के इस पूरे मामले को लेकर अब वो हाई कोर्ट जाएंगे। वहाँ की अब आप ये बताइए कि ये उस समय ये 30 पेड़ थे। अब आप ये लगाइए इतने सारे पेड़
और उसके बाद जो वर्तमान स्थिति आई है वो ये आई है। तो ये 30 पेड़ अगर कटे हैं तो इसका मतलब सबको नॉलेज था, अगर इन सबने लिया है, इन्होंने लिया है, सभी मिली भगत से। देखिए अभी इसमें आगे हमें लगता नहीं है कि इसमें जांच होगी और इसमें हम हाई कोर्ट में पीआई फाइल करेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। पौधा हाउसिंग कॉलोनी के इस मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ा क्योंकि इस विवादित जमीन पर कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भी प्लॉट खरीदे। मंगलवार को न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जहां ब्यूरोक्रेसी में मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा, तो सूत्रों की माने तो इस हाई प्रोफाइल मामले की शासन लेवल पर गोपनीय जांच कराने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कुलदीप चौहान और सत्येंद्र बर्तवाल के साथ देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ, टीसी, एसओजी समेत कई पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। हाईकोर्ट की गिरफ्तारी पर रोक के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी की गई और उसको हिरासत में लेकर मारपीट की गई, जिस पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट में डीआईजी की जांच रिपोर्ट भी बुधवार को दाखिल हो गई है। कोर्ट अब 3 नवंबर को इस पर सुनवाई कर बड़ा आदेश जारी कर सकता है। दरअसल 11 सितंबर को हुई एक घटना में गगनदीप आरोपी है, लेकिन दोनों पक्षों में समझौता हो रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट ने गगनदीप की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट से बाहर निकलते ही उनको एसओजी ने गिरफ्तार किया और किच्छा थाने में मारपीट की गई। कोर्ट से जब एक्यूज्ड बाहर निकला तो जस्ट कोर्ट के बाहर से ही एसओजी ने उसको अरेस्ट कर लिया और वो ले गए, जबकि कोर्ट के इस ऑर्डर को की इंफॉर्मेशन सरकारी वकील ने दे दी थी। तो उसके बावजूद भी इन्होंने रात को 10 बजे तक उसे अपनी कस्टडी में रखा और उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी उसने कंटेम्प्ट पिटीशन यहां दाखिल करी है। उधम सिंह नगर जिले में एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को जिले के पीआरडी ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को विजिलेंस ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अश्वनी कुमार पीआरडी के एक जवान से पोस्टिंग के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। इसकी शिकायत पीआरडी जवान ने विजिलेंस में की थी। विजिलेंस की ट्रैप टीम ने शिकायत को सही पाया और आरोपी अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही जिले में एक पटवारी भी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ था। कृषि मंत्री गणेश जोशी विदेश दौरे से लौट आए, पर घर पर स्वागत के साथ सामना सीबीआई जांच से जुड़े सवालों से हुआ। मंत्री जी का दावा है कि कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश से पहले कृषि मंत्री चुप क्यों थे। कृषि मंत्री गणेश जोशी करीब 10 दिन के विदेश दौरे के बाद घर लौटे तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वागत माला पहनाकर किया, पर स्वागत के साथ साथ सवाल भी मंत्री गणेश जोशी का इंतजार कर रहे थे। सवाल ये कि उद्यान विभाग के घोटाले पर उनका क्या कहना है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, लेकिन कांग्रेस कृषि मंत्री की जांच की भी बात कह रही है। हाईकोर्ट के जांच के आदेश में बीजेपी विधायक का नाम है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? बड़े घोटाले पर यही सवाल पूछे गए, पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक ही जवाब दिया, जांच में जो गलत और भ्रष्ट साबित होगा उस पर कार्रवाई होगी। जब जांच होगी तो जांच में जो भी सामने आएगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं करता, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हम किसी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं और किसी सही व्यक्ति को हम परेशान नहीं करेंगे। ये हमारा सरकार का संकल्प है और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो दोषी होगा उसको सजा होगी। उद्यान विभाग के घोटाले पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा के कार्यकाल के हैं, जब पौधों से लेकर मेलों के नाम पर किसानों का पैसा लूट खसोट किया गया। बावेजा के करीब 2 साल के कार्यकाल में क्या गोलमाल हुआ, ये सीबीआई ही पता लगा पाएगी। इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। वहीं सीबीआई जांच पर पहली बार कृषि मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मेरा गणेश जोशी जी से एक ही निवेदन है, अगर वो कहते हैं कि जो बड़े से बड़ा दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की, तो आप पहले अपनी सफाई तो दे दीजिए। दीपक करगेती ने आमरण अनशन किया, काश्तकार अनशन वहाँ आंदोलन कर रहे थे, लंबे समय से इस जांच की मांग चल रही थी, आपने जांच क्यों नहीं बैठाई? आखिर हाईकोर्ट को निर्देश देने के बाद ही आप जांच बैठा रहे हैं।
अगर आप स्वच्छ थे, साफ थे और आपका इनको संरक्षण प्राप्त नहीं था, तो जब आपके पास शिकायत आई थी, कागजातों के साथ उसने शिकायत की थी, हमारे पास सारे कागजात हैं जो आपको भी प्रेषित किए गए थे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने जांच क्यों नहीं बैठाई? आखिर हाईकोर्ट के निर्देश पर ही जांच क्यों बैठ रही है? उद्यान विभाग में घोटाला हुआ है, ये बात एसआईटी जांच के बाद होने वाली सीबीआई जांच से साफ हो चुका है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जांच के बाद एक्शन की बात कहकर फिलहाल भले ही पीछा छुड़ा लिया हो, लेकिन घोटाले पर सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक सीबीआई जांच पूरी होकर असली घोटालेबाज बेनकाब नहीं होते। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार के जंगल से सटे इलाकों में जंगली जानवरों की दहशत बनी हुई है। यहां हरिद्वार वन विभाग के दूधियाबंद क्षेत्र में एक हाथी अचानक आक्रामक हो गया और आबादी की तरफ बढ़ने लगा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन जब आक्रामक हाथी रिहायशी क्षेत्र में बढ़ने लगा तो वन कर्मियों को फायर करना पड़ा। कई फायर करने के बाद हाथी को बमुश्किल राजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज के जंगल की ओर खदेड़ा गया। वन विभाग में अधिकारियों का कहना है कि हाथी अपने झुंड से बिछुड़ गया है, इसलिए आक्रामक व्यवहार कर रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर से एक बाघ को वापस जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि इस बाघ को कुछ दिन पहले पौड़ी जिले से रेस्क्यू किया गया था। इस बाघ की सही स्थिति को देखते हुए इसके गले में रेडियो कॉलर लगाकर इसे कॉर्बेट के जंगल में रिलीज कर दिया गया है। अब इसकी सैटेलाइट के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसका रेडियो कॉलर भी निकाल दिया जाएगा। नैनीताल के मेट्रोपोल से अतिक्रमण को 2 महीने पहले हटाया गया था, लेकिन वहां से अभी तक मलबा हटाया नहीं जा सका है। इसके चलते यहां न तो पार्किंग स्थल नहीं बन सका और न ही कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी स्थान पर प्रशासन की पार्किंग और रिंग रोड का प्लान है, लेकिन जगह नहीं होने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। तो अशोक सिनेमा में भी मल्टी स्टोरी पार्किंग पर अब संकट दिख रहा है। दिक्कत तो ये आ रही है कि अब फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, इसलिए बेहतर है जो प्रशासन ने यहाँ पार्किंगें बनाई हैं जल्द से जल्दी प्रशासन हैंडओवर करे, उसकी टेंडर व्यवस्था करे। इसमें भूमि की एनओसी क्योंकि कस्टोडियन ऑफिस से आनी है, तो उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही भूमि की एनओसी मिल जाएगी, मेट्रोपोल पार्किंग स्थल पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वीर शहीद केसरी चंद के 104वीं जयंती पर देहरादून में संस्कृति और खेल का आयोजन करके मनाया गया। देहरादून गांधी पार्क में शहीद केसरी चंद के स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। इस दौरान क्षेत्र के कई नेता और बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल मौजूद रहे। पवेलियन ग्राउंड में कबड्डी खेल का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, देहरादून आदि जगहों की टीमों ने भाग लिया। महिला कबड्डी में फाइनल मैच दिल्ली और हरियाणा के बालिकाओं के बीच हुआ, जिसमें प्रथम स्थान पर दिल्ली की टीम रही। वहीं खिलाड़ियों ने आज के युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। मैं आज के युवा जन ये संदेश देना चाहूँ कि नशे पते तो दूर रहे और ज्यादा से ज्यादा कोई सा भी गेम में फोकस करे, न कि कबड्डी में। कोई सा भी गेम आप ले सकते हैं, मतलब, और सबके पेरेंट्स गेम में मतलब बड़कन है आगे करें। यहाँ पे हमारी संस्कृति और खेलों में हम पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे अग्रणी है। यहाँ का हर बच्चा खेलता है, हर बच्चा अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं और अब तो बहुत अच्छा हो गया। भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने अभी खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। दक्षिण कोरिया में चल रही अंतर्राष्ट्रीय शॉटगन शूटिंग एथलीट में शपथ भारद्वाज ने सिल्वर मेडल जीता। व्यक्तिगत वर्ग में शपथ ने सिल्वर मेडल जीता है। इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी भारतीय खिलाड़ी के नाम रहा। वहीं सिल्वर मेडल जीतकर एक बार फिर शपथ ने राज्य और देश का नाम रोशन किया है। रामनगर की कृतिका गोसाई ने गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कृतिका ने मार्शल आर्ट से जुड़े पेंचक सिलाट में यह पदक जीता है। रामनगर पहुंचने पर कई गणमान्य लोगों ने कृतिका का स्वागत किया। कृतिका बिस्पेटी का स्वागत किया गया। वहीं कृतिका अब दुबई में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रही है। मैंने 37 नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करा है, पेंचक सिलाट गेम्स में, एंड मेरा ब्रोंज आया है उसमें। एंड आगे मेरा
पेंचक सिलाट दुबई में रहेगा, एशियन चैम्पियनशिप रहेगी वहाँ पे, तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंचेंगी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में पुलिस तैयारी कर रही है। राज्य स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश भर में आज करवा चौथ की धूम रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा था। सीएम धामी इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। उनकी पत्नी ने ऑनलाइन सीएम धामी को देखकर अपना व्रत तोड़ा। तो ऑनलाइन सीएम धामी को देख करके अपना व्रत तोड़ा। गुजरात के दौरे पर है सीएम धामी और गीता धामी ने करवा चौथ का व्रत रखा और सीएम धामी को देखकर अपना व्रत तोड़ा। सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ आज देश भर में मनाया जा रहा है। हरिद्वार के जिला कारागार में भी करवा चौथ की रौनक देखी गई। यहां जेल में बंद कैदियों की पत्नियां उनसे मिलने पहुंची तो जेल में बंद महिला कैदियों ने भी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। जेल प्रशासन ने भी बाहर से आई सभी व्रती महिलाओं को उनके पतियों से मिलाया। करवा चौथ के अवसर पर जो है जेल में भी काफी उत्साह बना है और जो पुरुष बंदी हैं उनकी पत्नियां यहाँ कारागार में उनसे मिलने आई हैं और जो महिला बंदिनी है हमारे कारागार में उन्होंने भी व्रत रखा है और कई ऐसी महिला बंदिनी हैं जिनके पति जो है इस कारागार में बंद है। नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी के जन्मदिन के मौके पर आज मुंबई में एक नए संस्थान के उद्घाटन का गवाह बना। नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का शुभारंभ हुआ। यह नया स्कूल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। स्कूल को अत्याधुनिक परिसर के साथ डिजाइन किया गया है। कार्यक्रम के मौके पर संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने कहा कि हम भविष्य की ओर देख रहे हैं क्योंकि नई पीढ़ी मजबूती के साथ नेतृत्व करेगी। शुभारंभ के मौके पर अलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। भारत में महिलाओं को बराबरी के भले ही कई अधिकार मिले हों, बावजूद इसके मंदिरों में पुजारी का जिम्मा अब तक महिलाओं को नहीं दिया गया था। लेकिन पिथौरागढ़ के श्री कृष्ण मंदिर में पहली बार महिलाओं को पुजारी की जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले को धार्मिक बराबरी के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। उत्तराखंड में हजारों मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों का जिम्मा महिलाओं को मिलना तो दूर, कई मंदिरों में खास दिनों में उनका प्रवेश तक वर्जित है। लेकिन सदियों से चली आ रही इन गलत परंपराओं को सिकड़ानी में बने श्री कृष्ण मंदिर में तोड़ा गया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पीताम्बर अवस्थी ने जहां खुद के प्रयासों से इन मंदिर को बनाया है, वहीं इस मंदिर में पुजारी का जिम्मा 2 महिलाओं को दिया गया है। श्री कृष्ण मंदिर में महिलाओं को पूरे विधि विधान के साथ पुजारी बनाया गया। पेशे से टीचर रहे पीताम्बर अवस्थी पहले भी नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में भी महिलाएं काफी आगे बढ़ी हुई हैं और जो धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं को पुजारी का दायित्व सौंपा जाएगा तो धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ जो महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच है वो दूर होगी और समाज में एक नई क्रांति आएगी। मंदिर कमेटी की ये पहल जहां मंदिरों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों में बराबरी का हक दे रही है, वहीं सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को भी तोड़ रही है। साथ ही यहाँ हर धर्म को मानने वालों को प्रवेश की इजाजत भी है। अब चौतरफा इसकी तारीफ हो रही है कि अगर हम वैदिक युग में जाएं, उस समय अपाला और गार्गी सारे हवन यज्ञ किया करती थी, तो बीच में ये चीजें प्रथा से हट गई। हमारे मन में विचार आया कि महिलाओं की बराबर की भागीदारी मिले, इसलिए
हम लोगों ने ये प्रयास किया कि यहाँ पर महिला पुजारी नियुक्त की जाए। जो ये महिलाओं को पहली बार मंदिरों में पुजारी का दायित्व मिला है, इसके लिए महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है, क्योंकि आज तक हमने न सुना न देखा कि महिलाएं किसी भी मंदिर में पुजारी हैं। और जो ये मंदिर के संस्थापक है ना अवस्थी जी, उनकी सोच जो महिलाओं के प्रति है, वो सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों की मतलब बराबरी करें। भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों के अधिकार में काफी अंतर रहा है। साथ ही इस अंतर को दूर करने के लिए दुनिया भर में हजारों सामाजिक आंदोलन भी चलाए गए, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में रूढ़ियों ने अभी भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया है। ऐसे में इस पहल को क्रांतिकारी पहल कहा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।